है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की और आज के इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में हमने लिया हुआ है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 14 जिसका नाम है पादप में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो चलिए इसको हम समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं, साथ ही कुछ बातें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी करेंगे और कुछ अतिरिक्त क्वेश्चंस को भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाता है। अर्थात जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सरल पदार्थों में तोड़ना तथा ऊर्जा उत्पन्न करना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है, जबकि अनाक्सी श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखें, मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा ली गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है श्वसन गुणांक का, इसे जरूर आप लोग देखिएगा। अब श्वसन गुणांक क्या कहा है उन्होंने कि श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रहण की गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान 1 होता है, वहीं पर वसा और प्रोटीन के लिए इसका मान 1 से कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में इसका मान कुछ अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया दोनों प्रकार के श्वसन में होती है, अर्थात इसकी क्रिया दोनों प्रकार के श्वसन में होती है, अर्थात ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। किण्वन एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है। किण्वन या फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है जिसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। हालांकि किण्वन और अनाक्सी श्वसन दोनों में अंतर होता है। चलिए अब हम इसके सही विकल्पों की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। अगर आप देखें इसके प्रश्नों की तरफ अगर आप जाएं तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं एम्बडेन, मेयरहाफ तथा पारनास पाथवे। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा वो गलती हो गई है उनके पीडीएफ में। दूसरा दिया है ईएमपी पाथवे और तीसरा दिया है सिट्रिक अम्ल और उसके बाद दिया है का व खा दोनों। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्लाइकोलिसिस है क्या। ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में विभक्त होता है। यह क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। चूंकि इस पैथवे को एम्बडेन, मेयरहाफ तथा पारनास के द्वारा देखा गया था, इस कारण से इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ईएमपी पैथवे भी कहा जाता है, अर्थात अ और ब दोनों इसके सही जवाब होंगे। तो द जो कह रहा है कि का और खा दोनों, तो ये इसका सही जवाब होगा। ध्यान में रखिएगा कि इसका सही जवाब क्या है, का और खा दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वह कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और अंत में जो ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में विघटित होता है। कितने अणुओं में विघटित होता है? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए पायरुविक अम्ल में मुख्य रूप से 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते हैं भाई? 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने पायरुविक एसिड बन रहे हैं? 2 पायरुविक एसिड इसमें
बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अब यकीन मानिए कि यहाँ आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। देखिए, क्रेब्स चक्र में बनने वाले सिट्रिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है। क्रेब्स चक्र में बनने वाले सिट्रिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है। तो अब देखिए, यहाँ पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। वहीं पर अगर हम एसिटिल कोएंजाइम की बात करें तो उसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी 6। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी भाई? 6 होगी। चलिए, यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा मैं, मुझसे वो बन नहीं रहा है कि किस प्रकार से इसको लिखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पहले क्रेब्स चक्र में बनने वाले सिट्रिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये संख्या होती है 6। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान होता है, जैसा मैंने अभी बताया था, कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है। तीसरा देखिए, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का जो मान होता है वो 0.9 होता है। कितना होता है भाई? 0.9 होता है, मतलब 1 से कम होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप क्वेश्चन बैंक के हल को देखें तो वो कह रहा है कि 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप देखें तो कुल बनने वाले एटीपी अणु जो होते हैं वो 40 होते हैं, लेकिन जो नेट गेन होता है वो नेट गेन होता है 38 एटीपी अणुओं का। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 38 एटीपी अणु। आगे देखते हैं, कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। क्लोरोफिल का प्रमुख संगठन तत्व क्या है? तो क्लोरोफिल जो है वो पौधों में पाया जाता है, और पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य संगठक तत्व होता है मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज आंतरिकी खालिस्तान पौधों में पाई जाती है। तो इसका सीधा सा जवाब है C4 पौधों में पाई जाती है, या मरुस्थलीय पौधों में पाई जाती है, जिसमें धसे हुए रंध्र होते हैं। ध्यान में रखिएगा, सनकिन स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्रेब्स चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला यौगिक कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। इस कारण से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, या इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुके हैं। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आप बता सकते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। वहीं पर कोशिका में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। वसा के श्वसन गुणांक का मान 0.8 होता है, अर्थात 1 से कम होता है। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो ये आप बता सकते हैं कि 1 होता है। ये पहले भी आ चुके हैं प्रश्न। इसके बाद देखिए, बोलता है कि प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान अभी हमने देखा, ये 0.9 होता है, अर्थात 1 से कम होता है। तो इस प्रकार से हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझे हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम बात करें। भाई आपने श्वसन पढ़ा, भाई श्वसन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वसन का मापन RQ का मापन जो है वो रिस्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, श्वसन मापी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि RQ जो है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिस्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए थोड़े से
और प्रश्नों की बात करें, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करें, मैं बहुत शॉर्ट में इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जब इसका वीडियो अपलोड करूं तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के लिंक आपके वीडियो में मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किण्वन की क्रिया अनाक्षी श्वसन का एक प्रकार है, लेकिन अनाक्षी श्वसन और किण्वन में क्या अंतर है भाई? जो श्वसन की अनाक्षी श्वसन की क्रिया है वह सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति में होती है, लेकिन किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। श्वसन गुणांक का अनुपात स्पष्ट कीजिए। श्वसन गुणांक किसे कह रहे हैं भाई? आर क्यू बराबर, आर क्यू बराबर क्या होता है? आर क्यू बराबर होता है कि श्वसन की क्रिया में मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रहण की गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट कीजिए। भाई, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी बड़ी रिएक्शन होगी, काफ़ी बड़ी क्रिया है, इस कारण से इसको यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरिक अम्ल के 2 अणुओं में विघटित होता है तथा 2 एटीपी अणुओं का फायदा होता है। बनते 4 एटीपी हैं, लेकिन फायदा डायरेक्टली 2 एटीपी अणुओं का होता है। ठीक है, यह क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। किण्वन की क्रिया के 3 महत्व लिखिए। ये आप आसानी के साथ लिख लेंगे और इसको मैं आपके इसमें बता दूंगा, लिंक दे दूंगा इसका। श्वसन कितने प्रकार का होता है ये भी हमने देखा है। इन सारे प्रश्नों के अति दीर्घ उत्तरी जितने भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको देखने के लिए लिंक जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा और वहां से आप इसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।